हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। सो आज रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं हम। सो इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन पूरा खत्म किया हमारे 4 लेक्चर में। सो आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा इसका सेकंड पार्ट, दैट इज रोटेशनल मोशन। अब सर्कुलर मोशन हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, द मोशन इन विच अ बॉडी, ओके, द मोशन इन विच अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। कोई भी बॉडी अगर एक फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है उसको हम लोग कौन से कैटेगरी में डालेंगे, दैट इज रोटेशनल मोशन। जैसे एग्जांपल आपका फैन, ठीक है, और का स्पिन अपने खुद के एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपने खुद के एक्सिस पे। तो ये सारे एग्जांपल किसके आते हैं, आपके रोटेशनल मोशन के आते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सारी चीजें। पर उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पे आएंगे, फिर से हम लोग दैट इज आएंगे हम रिजिड बॉडी। अब यहाँ पर जब भी हम बॉडी की बात करेंगे तो स्पेशली यहाँ पर बॉडी कौन से टाइप की होती है, रिजिड बॉडी होगी। अभी रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड का मतलब क्या होता है आपके माइंड में आपने सुना तो कड़क। उसी तरह डेफिनेशन यहाँ पर है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कोई भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो, या बॉडी रोटेट कर रही है तो। जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल हम लोगों ने एक रॉड का ले लिया। अब ये रॉड है आपका, अगर ये रॉड यहाँ पर ऐसे घूमेगा तो मैंने दो पार्टिकल लिए, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ओ पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। मैंने दो पार्टिकल लिए ए और बी, ए 1 मीटर दूर है और बी 2 मीटर दूर है। तो जब यहां से ये टिल्ट होगा, जब ये रोटेट करेगा तो डिस्टेंस का चेंज होने वाला नहीं है, जो था वही रहेगा। अब इसमें होगा क्या, जो दोनों के लिए एंगल कवर हो रहा है, ओके, जो दोनों के लिए क्या कवर हो रहा है, एंगल कवर है, दोनों सेम होगा। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा ए और ओमेगा बी। ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों पार्टिकल के लिए। ओके, जैसे सिमिलरली यहां पर एक और एग्जांपल पे आते हैं, एक स्ट्रिंग ले लिया, धागा ले लिया। अगर वो नॉर्मल स्टेट पर है, ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पर लिए ए और बी, नॉर्मल स्टेट पे इस तरह रहेगा। जब वो रोटेट करेगा स्ट्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी बिकॉज ऑफ टेंशन। सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना हम लोगों ने, जब सर्कुलर मोशन करेगा स्ट्रिंग थोड़ी क्या हो जाएगी, स्ट्रेच बिकॉज ऑफ टेंशन। अब यहां पर क्या होगा, देखो, ये जो पार्टिकल ए का डिस्टेंस मान लो पहले 1 मीटर था, अब 1 मीटर नहीं होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो अभी डिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया है। सो अभी दोनों के लिए जो थीटा बन रहा है वो सेम नहीं बनेगा। अगर थीटा सेम नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी। तो इसको एक और टर्म से समझ सकते हैं, रिजिड बॉडी में डिस्टेंस तो सेम होता ही है, साथ ही साथ एंगल और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, हमें पता है v का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा लीनियर वेलोसिटी का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, r के लिए रेडियस, ए पार्टिकल के लिए रेडियस छोटा है और बी पार्टिकल के लिए रेडियस क्या है, बड़ा है। सिंपल ना भाई, अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो जिस तरह, ठीक है, इस तरह सर्कुलर मोशन करेगा तो ए का रेडियस छोटा है, बी का रेडियस बड़ा है। तो उसी तरह अगर आप ध्यान से देखोगे, जो लीनियर वेलोसिटी रहेगी वो बी की ज्यादा होगी और ए की क्या होगी, कम, बिकॉज बी का रेडियस क्या है, बड़ा, बी का रेडियस बड़ा तो बी की वेलोसिटी होगी, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो ये चीजें बस समझनी है आपको, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो रिजिड और नॉन रिजिड, आपको रिजिड समझ में आपको क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल है ना, किसी भी चीज को रोटेट कराया जाए तो क्या करते हैं हम लोग, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने स्फीयर से लिया, देखो समझो, अब यहाँ पर एक स्फीयर रोटेट कर रहा है अगर, ठीक है, मान लो ये सर्कल, ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह, ये आपका रिंग रोटेट कर रहा है इस तरह। तो अलग अलग पार्टिकल जो रहेंगे उनका जो सर्कल बनेगा वो अलग बनेगा, ठीक है। देखो अभी इसका सर्कल इधर, इसका सर्कल इधर, इसका सर्कल इधर, तो सबका सर्कल क्या बनने वाला है, अलग बनने वाला है। बट जो सबका एक्सिस है वो क्या है, सेम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर ये रहेगा, इसका सेंटर ये रहेगा, इसका सेंटर ये रहेगा, सबका सेंटर अलग है। बट जब सबके सेंटर को कनेक्ट किया गया, वही क्या है, इसका होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर से समझते इसको, तो हर एक पार्टिकल क्या, अगर अपना अपना सर्कल बनाएंगे, सबका सेंटर अलग रहेगा, और जो सबके सेंटर को ज्वाइन किया गया, देखा क्या, सबका सेंटर को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन को क्या नाम रखा गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल है कि नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट लिया है, नॉन रिजिड बॉडी ली है, ये इस तरह कुछ मान लो, देखो इस तरह, अभी इस तरह रोटेट कर रहा है, तो कौन सा एक्सिस है, ओ के अराउंड रोटेट कर रहा है।
ठीक है। अब पार्टिकल जो ए है, ओके, पार्टिकल ए का और पार्टिकल बी का दोनों का रेडियस अलग है यहाँ पर दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। ये इस तरह रोटेट कर रहा है कुछ आपका पार्टिकल, कुछ इस तरह दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का सेंटर सेम और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या हो गया, ओ हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट और द सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट। अब देखो यहाँ पर जितने ही पार्टिकल सर्कल करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, बॉडी रोटेट कर रही है बट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, बात याद रखो इस टॉपिक के अंदर। तो जितने भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले हैं सबका सेंटर सेम है, ठीक है। यहां पर मतलब क्या है, यहाँ पर सबका सेंटर अलग है बट सबको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, सारे सेंटर को क्या कर रही है, लाइन ज्वाइन कर, इसलिए बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, जैसे आपने एक ग्राफ बनाया x + y = 5, इसका ग्राफ कुछ इस तरह आया, मान लो सपोज करो ग्राफ कुछ इस तरह बना इसका, तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स रह रहे हैं ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन आप क्या करते हो, x की वैल्यू 0 लिखते हो, x 0 लिखोगे तो y का आंसर 5 मिलेगा, y 0 लिखोगे x का आंसर 5 मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो ये यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। मान लो ये कोऑर्डिनेट है आपका 0,5, ये कोऑर्डिनेट है 5,0। ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब अलग अलग x की वैल्यू डालोगे आपको अलग अलग y मिलेगा। उन सबको जब ज्वाइन करोगे जो लाइन जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। मतलब ये सारे पॉइंट उस पर रह रहे हैं सेम, इधर सबका सेंटर अलग है बट सबसे जो लाइन पास हो रही है वो सारे सेंटर उस पर रह रहे हैं, इसलिए बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। ये होता है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है यहां तक? ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये टॉपिक ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह इसी के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, और ये हर जगह आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इनर्शिया समझते हैं, इनर्शिया क्या होता है। जैसे अभी अगर आपने मोशन का बेसिक लेक्चर देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने इनर्शिया एक्सप्लेन किया आपको पार्ट 2 में। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इट इज अ रेजिस्ट टू चेंज। एक ऑब्जेक्ट के दो ही स्टेट होते हैं, या तो वो रेस्ट पर रहेगा या तो वो मोशन पर रहेगा। जैसे हम या तो सोते पड़े रहेंगे या तो घूमते रहेंगे, कुछ काम थोड़ी है भाई, हमें पढ़ना थोड़ी है, ऐसा है क्या, नहीं ना, पढ़ना है। तो ठीक है, हमारी सिर्फ दो ही स्टेट है, या तो हम रेस्ट पे रहेंगे या तो हम मोशन पे रहेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, जो उसे रोकता है करने से, रेस्ट पे है तो मोशन पे नहीं जाएगा, मोशन पे है तो रेस्ट पे नहीं जाएगा, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट टू चेंज, चेंज को रेजिस्ट करना, ठीक है। अब अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कैसे, अभी जो इसका मास, अभी ये बुक ले लेते हैं हम लोग, इसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मार्कर, तो इसको उठाना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मास कम है, इसका इनर्शिया का मतलब ये ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा, इसका मास ज्यादा है तो ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा। सिमिलर एग्जांपल ले लो साइकिल और ट्रक का। साइकिल के सामने आके खड़े हो जाओ, रोक दिया ना उसको आपने, मोशन से किस पे आ गया, वो रेस्ट पे आ गया। ट्रक के सामने आके खड़े हो जाओ, रुकेगा क्या, उड़ा के चले जाएगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जल्दी रुकेगा नहीं रुकेगा। तो सिमिलरली रोटेशनल मोशन के अंदर इनर्शिया को रिप्लेस करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लीनियर मोशन के अंदर मास बताता है किसका इनर्शिया कितना होगा, मास कम इनर्शिया कम, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा। उसी तरह रोटेशनल मोशन में उसकी जिम्मेदारी हमने किसको सौंपी है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वो क्वांटिटी जो इनर्शिया मेजर करता है रोटेशनल मोशन में, उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये सब एक एग्जांपल से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे उसका समझेंगे। देखो यहाँ पर सिर्फ मास मेजर करता है, बस यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी अलग है। जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल है, अभी रोटेट करेंगे तो सारे पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। जैसे m1 पार्टिकल का रेडियस r1 है, m2 का r2, m3 का r3, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या करना चाहता हूं मैं, सारे पार्टिकल का मास और डिस्टेंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई प्लस कर दिया है, मल्टीप्लाई करके प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, सबका मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर लिया और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो बन जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर 1 पुटअप करो, m1 r1 स्क्वायर, 1 to n मतलब आप कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल ले सकते हो, 2 लिखो, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। समेशन का मतलब सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो फर्क क्या है लीनियर मोशन की इनर्शिया में और रोटेशनल मोशन की इनर्शिया में। लीनियर मोशन में सिर्फ और सिर्फ मास होता था,
रोटेशनल मोशन में मास भी होगा और उसका डिस्टेंस भी होगा। आर कौन सा डिस्टेंस है? द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे अभी यही ऑब्जेक्ट है, अगर रोटेट कर रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका रोटेट कर रहा है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टिकल, जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, ये m4 हो गया, सबका रेडियस बनेगा ना अलग अलग। अभी ऐसा रोटेट करेगा, क्या करेगा? रोटेट, तो सबका एक अपना अपना सर्कल बनेगा। तो उसको मैंने बस इस तरह इलस्ट्रेट किया आपको बताने के लिए अलग में। ठीक है, तो सबको क्या करना पड़ेगा? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? हर एक पार्टिकल का मास को उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखो ध्यान से, हम सम कर रहे हैं, किसको सम कर रहे हैं? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट भाई? मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबका डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है डेफिनेशन आपको? अब इसके एसआई यूनिट पे आते हैं। तो इसका एसआई यूनिट देखो, मास का यूनिट होता है केजी और डिस्टेंस क्या हो जाए? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन लिखते हैं हम लोग, तो डायमेंशन हो जाएगा L2 M1 T0। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में लोग पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, पूछेंगे डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट इट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। तो आपको ये लिखना है डेफिनेशन, एसआई यूनिट को, इसको 1 मार्क्स मिल जाएगा, इसको हाफ और इसको हाफ। आओ अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। जैसे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, टैगलाइन है हमारे चैप्टर में। नेक्स्ट, स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप, जल्दी चालू भी हो जाएगा, जल्दी रुक भी जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो जल्दी चालू भी नहीं होगा और जल्दी रुकेगा भी नहीं, चालू हो गया तो। एक खासियत है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइकिल और ट्रक, दोनों के टायर लो, पूरा नहीं, साइकिल और ट्रक के टायर। साइकिल का जो टायर है बहुत हल्का है, ट्रक का टायर बहुत हैवी है। तो देखो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बिकॉज इसका मास ज्यादा है, एज वेल एज साइज भी इसका क्या रहता है? ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू टायर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? एक ब्रेकर आ गया, तो ये जल्दी चालू तो होगा, जल्दी रुक भी जाएगा। वैसे जो ट्रक है आपका, ट्रक का जो टायर है, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, जल्दी चालू नहीं होगा, बट जब चालू हो गया तो रुकेगा भी, तो उसको इजीली क्रॉस कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक शुगर केन मशीन, गन्ने का जूस, गर्मी है, पीना पड़ता है, तो उसके अंदर देखो क्या होगा। अब आपने देखा है ना, गन्ना जाता है पूरा निचोड़ देता है उसको। तो खासियत किसकी? यहाँ पर एक फ्लाई व्हील होता है साइड में, ठीक है, घूमता है वो घूमेगा तब आपका ये मशीन घूमेगा, तब उसको क्या करता है? अब देखो गन्ना अंदर जा रहा है आपका शुगर केन, कितना ज्यादा भी प्रेस करने के लिए फोर्स लगेगा वहां पर। ठीक है, अब अगर हम अपने डाला गन्ना और मशीन रुक गई, तो यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है, बिकॉज स्टार्ट करने के लिए भी डिफिकल्ट है और स्टॉप करने के लिए भी डिफिकल्ट है, इसलिए वो जल्दी रुकता नहीं है। अगर फ्लाई, जो लास्ट में पहिया रहता है ना, फ्लाई व्हील जिसको हम लोग बोल रहे हैं, देखो वो रिंग की तरह होता है, उसका जो मास है ना, ये हॉलो रहेगा, इधर इधर भरा हुआ रहता है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां रहेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो ध्यान से, यहां पर अभी सिर्फ मास नहीं है फॉर्मूले में, साथ ही साथ डिस्टेंस भी है। इसका मतलब जो आपका ये एक्सिस है ना, आपका एक्सिस मान लो ये रहेगा, वैसे घूम रहे तो एक्सिस अगर ये है तो मास जितना दूर प्रेजेंट रहेगा, आर जितना ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा, स्क्वायर करोगे तो आई भी क्या होगा? ज्यादा। चलिए एक और एग्जांपल से समझा, अगर नहीं समझा होगा तो। जैसे एक डोर हम लोग लेते हैं, ठीक है, अभी इस डोर का जो एक्सिस है वो एंड पे है, और एक दूसरा डोर ले रहे हैं, सेम सारी चीजें सेम है, बट इसका एक्सिस जो है वो सेंटर में। ठीक है, अब जो नॉर्मल डोर्स आपके हैं, ठीक है, जिसका एक्सिस आपका इधर पे है, तो इसको अभी ओपन करोगे तो देखो ये एक्सिस है, जो मास है इससे दूर प्रेजेंट है ना, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, तो क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसका लेते हैं I2, तो I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब अगर इसी को हम लोग सेंटर से घुमाएं, कहां से घुमाएं? सेंटर से एक्सिस ले ले, मान लो ये इसका एक्सिस रोटेशन है, तो अब क्या होगा? जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से नजदीक है, आर छोटा होगा तो आई भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक एग्जांपल देता हूं, उसको जरा आप सोचना और फिर आंसर करो, वीडियो पॉज करना। ठीक है, हमारे पास 2 अंडे हैं,
एक है मेरे पास रॉ एग और एक है मेरे पास बॉइल्ड एग। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इसको हम लोग रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? इसको I1 ले लेता और इसको I2। वीडियो पॉज करो और सोचो, अगर आपको समझ में आ गया था डोर का एग्जांपल, तो इसका भी थोड़ा बहुत पॉज सकते हो उसके। वीडियो पॉज करो और सोचो और फिर आंसर सोचो इसका। ठीक है, पॉज कर लिया वीडियो। अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखो, रॉ एग की बात करो, रॉ एग मतलब कच्चा अंदर लिक्विड रहेगा, बॉइल्ड में क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो आपका आंसर मोस्टली क्या है? आप लोग बोलोगे ना सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, बॉइल्ड एग सर भारी होता है। अरे बाबा, अगर मान लो दोनों का मास सेम है, सारी चीजें सेम है, तो दोनों का मास तो सेम हुआ। अब फर्क क्या है? देखो, जब अंडा घूमेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंडा घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन, अंदर के पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, कौन सा फोर्स एक्ट होगा उनके पास? नॉन इनर्शियल फ्री में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सारे मासेस है ना कच्चे अंडे के, जो सारा लिक्विड पार्टिकल है, वो कहां पर जमा हो जाएगा? अवे फ्रॉम द एक्सिस। ये इसका एक्सिस है ना भाई, ये इसका एक्सिस है ना, तो सारा पार्टिकल कहां जमा हो जाएगा? अवे फ्रॉम द एक्सिस। मास तो सेम है, तो आर ज्यादा हो गया, आर ज्यादा हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बॉइल्ड में क्या है? सारे मास भर गए अंदर, ठीक है, कोई भी मास एंड पे जाएगा नहीं जाएगा, मास दोनों का सेम है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारे पार्टिकल जो है, सारे जो लिक्विड पार्टिकल है, वो एंड पे चले गए, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। क्लियर है यहां तक? सो इससे कंक्लूजन निकलता है हमारा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, पहला, मास ऑफ द बॉडी। पहले किस पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हमारे बॉडी के मास पे। फिर नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और थर्ड हो जाएगा ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द बॉडी पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस और ओरिएंटेशन। देखो, मास ज्यादा तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, अब देखो मास यहाँ पर एक्सिस से दूर है तो इसका इनर्शिया ज्यादा, इसका मास एक्सिस के नजदीक है तो इनर्शिया कम। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ओरिएंटेशन मतलब जैसे ये रिंग है, देखो रिंग आपके इस तरह घूमता है, नॉर्मल, ये नेचुरल एक्सिस है, ठीक है, ये वाली ऐसे भी घूम सकता है, तो इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी डायमेट्रिकली, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। दूसरा इसका एक्सिस ऐसा भी होता है, जैसे भी ये रखा है ना, इसके अराउंड घूमेंगे ऐसे टेंजेंशियली। तो अलग अलग एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, तो ओरिएंटेशन अलग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो इस टॉपिक में ज्यादा कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझना है, सिंपल सिंपल क्या है भाई, ये रेजिस्ट कराता है चेंज को, रेस्ट से मोशन पे नहीं जाने का, मोशन से रेस्ट पे नहीं आने देगा, सिंपल सी बात है। ओके, डेफिनेशन देखना है आपको, ये सारे एग्जांपल आपको दे दिए समझने के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ओके, ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? देखो, एग्जांपल से शुरू करते हैं। अब ये सिंपल वही एग्जांपल जिसे यहाँ पर हमने आपको पहले दिया था, बहुत सारे पार्टिकल है, सबका अपना अपना क्या बनेगा? सर्कल बनेगा जब घूमेंगे तो, ठीक है। तो देखो, जैसे m1 पार्टिकल है, इसका सर्कल, इसका सर्कल, तो सबका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पता है, अगर मान लो इन सारे मास को इकट्ठा कर दिया जाए, लेट सपोज इसका आंसर 100 आया, सपोज करते, ठीक है, 100 kg मीटर स्क्वायर, समझने के लिए। अब मान लो सारे मास इकट्ठा करते, ठीक है, और एक जगह पर बांध दिया उसको अंदर में, मतलब मान लो सारे मार्बल्स से एक जगह बांध दिया। अब इस रस्सी की लेंथ कितनी लूम है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ अलग अलग मिल रहा था, जब साथ में है तो सेम मिले, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। समझो, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर सारे मास को अलग अलग रखा था, सबका रेडियस अलग अलग था, कुछ कैलकुलेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया होगा। अब यहाँ पर में क्या हो रहा है, सारे मास को इकट्ठा किया, एक जगह बांध दिया,
अब इस रस्सी की लेंथ कितनी ले, क्या करना है, सारे मास को इकट्ठा करेंगे फिर घुमाएंगे ना ऐसे हम लोग करके। तो इस रोप की लेंथ कितनी ले कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मिल रहा था यहां से भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे आई का फॉर्मूला इधर हो जाएगा एम आर स्क्वायर होता है ना, इधर बन जाएगा एम के स्क्वायर, बस आर के से रिप्लेस हुआ है। ये जो एक्सप्लेनेशन था ये डिस्क्रीट बॉडीज के लिए था, मतलब जहां पर पार्टिकल अलग अलग है समझने के लिए। बट एक कंटिन्यूस बॉडी लिया जाए, कंटिन्यूस मतलब जैसे आपकी बुक ही ले लो, इस कंटिन्यूस बॉडी के लिए क्या सिनेरियो होगा वो समझना है अभी हम लोग। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस वेयर होल मास ऑफ द बॉडी was concentrated and that axis will give the same moment of inertia as given by the actual mass distribution of mass। देखो जैसे अभी आपका एक थिन रॉड है, क्या है आपका एक थिन रॉड, इस रॉड को जो हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, सॉरी इस तरह घुमाएंगे, ठीक है, इस तरह घुमाएंगे, इसका एक्सिस यहां से जा रहा है सेंटर से इस तरह, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, इसको आगे आप पढ़ोगे, रॉड का होता है ml स्क्वायर बाय 12 होता है इस रॉड का, ठीक है। अब क्या बोले बताइए, एक्सिस है इसका, इससे कितना दूर, इससे कुछ दूर, ये एक्सिस मान लो, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर से मिल रहा था इधर से भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ये किसके लिए एग्जांपल है, आपका कंटिन्यूस बॉडी के लिए। ये आपको जो एग्जांपल दिया मैंने डिस्क्रीट था, अलग अलग जहां थे पार्टिकल्स, ये किसका एग्जांपल है, कंटिन्यूस बॉडी है ना, ठीक है, यहां से घूम रहा था इसका एक्सिस, तो कितनी दूर, एक ऐसा डिस्टेंस मिलेगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से मिल रहा था, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से भी मिलेगा, उसे घुमाना नहीं है ऑब्जेक्ट को, बट आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस वेयर होल मास ऑफ द बॉडी वाज कंसंट्रेटेड, इस यहां पर क्या होगा, पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। ये अब ये एक्सिस वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगी जो ये एक्सिस दे रही थी, और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपका पहला एक्सिस यहां से पास हुआ, और ये एक्सिस, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट I अपॉन एम, ये फॉर्मूला है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डॉट डॉट Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मतलब एक बोल सकते हैं ये इट इज नथिंग बट एवरेज है, इसका एवरेज स्क्वायर करके ऐड किया और n से क्या किया, डिवाइड किया, तो सारे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और क्या करेंगे, n से डिवाइड, ये स्क्वायर का एवरेज है इन द सेंस बोल सकते हो। अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग, सो SI यूनिट ऑफ K क्या होता है, मीटर, डिस्टेंस किसमें काउंट करोगे, मीटर में काउंट करोगे, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ L1, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इसी का, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ना ही है भाई हम लोग को। देखो अभी सबसे पहले ये मैं बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, कि एक्सिस से मास पास में है या दूर है। अगर K की वैल्यू ज्यादा है, देखो ना पर फॉर्मूले से समझो, K बड़ा है तो I बड़ा होगा, तो अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, I भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अवे है एक्सिस से। अगर K की वैल्यू छोटी है तो I भी क्या होगा, छोटा होगा। इससे क्या समझ में आएगा, मास कहां पर है, नियर एक्सिस के, समझा पहला इसका सिग्निफिकेंस। दूसरा ये बताता है हमें शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप क्या है ये वो भी हमें समझाता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। ये अलग अलग बॉडी का गायरेशन अलग रहता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या समझते हैं, उसका शेप समझ, जैसे के स्क्वायर अपॉन आर, के स्क्वायर सॉरी के इज इक्वल टू रूट आर, ये रिंग के लिए होता है, के इज इक्वल टू आर बाय रूट 2, ये डिस्क के लिए होता है, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। इसके दो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बताता है, दूसरा शेप ऑफ द बॉडी बनता है। ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, बोलेंगे स्टेट रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी डिफाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन एंड स्टेटेड फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आपको ये लिखने पर 1 मार्क्स मिलेगा, डेफिनेशन लिखने पर 1 मार्क्स, और ये लिखने पर 1 मार्क्स, हाफ ऑफ फॉर 1 ईच पॉइंट। क्लियर है यहां तक, ओके। ओके तो बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर हम डिराइव क्या करेंगे कि एक रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी।
और एक चीज यहाँ पर देखो, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा mr², ये mr² ही क्यों, मास और डिस्टेंस चलो ठीक है, बट r² की कुछ और भी हो सकता था, या फिर मास की बड़ी कुछ पावर हो सकता था, उससे प्रूफ आपको, उसका एक प्रूफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि mr² क्यों। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग को पता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², तो उसी तरह यहां पर भी उसी तरह कुछ फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या डायग्राम आपको देखो, यहाँ पर अब एक चीज पता है इस चैप्टर की खास बात क्या है यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर 3 डेरिवेशन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, तीनों के अंदर डायग्राम और लिखने वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। काइनेटिक और एंगुलर मोमेंटम में टोटली सेम है कंटेंट पार्ट, आपके टॉर्क के अंदर थोड़ा सा अलग होता है बस। ठीक है, और ये एग्जाम में ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आता है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डायग्राम देख लो, ये आपने रिजिड बॉडी बना दी, इरेगुलर शेप की, अलग अलग पार्टिकल है, m1 पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है, m2 का r2 है, mn का rn है। एक बात याद रखो, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर होता है। देखो क्या होगा पता है, सबका अपना अपना सर्कल बनेगा, ऐसा नहीं, ये अपना सर्कल बनाएगा, ये अपना सर्कल बनाएगा, ये अपना सर्कल बनाएगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा ना भाई। देखो अभी डायरेक्शन कैसा है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब लिखना क्या है इसके अंदर, देखो कंसीडर अ रिजिड बॉडी जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो एक प्लेन में रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कुछ इस तरह, जो आपकी बॉडी है ना, ये तो ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे मान लो ये एक्सिस हो गया, इस तरह रोटेट, ये एक्सिस हो गया मान लो, यहां पर मैंने पकड़ा है, तो ये ऐसे रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये एक्सिस क्या है, प्लेन से परपेंडिकुलर, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्मिंग यूसीएम, इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है एज शोन इन डायग्राम। अब देखो लेट m1 m2 mn क्या है, पार्टिकल के मासेस है, r1 r2 rn क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सबका डिस्टेंस हो गया, ओमेगा हो जाएगी एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी, v1 v2 vn क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ईच पार्टिकल। अब v का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, r ओमेगा होता है, तो v1 इज r1 ओमेगा, v2 इज r2 ओमेगा, vn क्या हो जाएगा rn ओमेगा। अब आते हैं हम आगे, देखो मुझे पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बताए, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, उसको ऐड कर दूंगा, तो मुझे किसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, पूरे बॉडी की। अब देखो जो पार्टिकल है स्मॉल इंस्टेंट का टाइम ले रहे क्या परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर मैं इसका यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखूं काइनेटिक एनर्जी का, तो क्या होता है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फॉर्मूला होता है हाफ m1 v1²। अब v1 की जगह क्या लिखना है आपको, r1 ओमेगा, स्क्वायर करके लिख दो उसको, हाफ m1 r1² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट भी करो, पुटअप करके भी कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2 v2² भी हो जाएगा हाफ m2 r2² ओमेगा स्क्वायर। और जो आखिरी पार्टिकल, ऐसे करते करते सारे पार्टिकल का निकालेंगे, तो लास्ट वाला पार्टिकल उसका हो जाएगा हाफ mn vn² दैट इज हाफ mn rn² ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए रोटेटिंग बॉडी की, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। इसका कितना मिला, हाफ m1 r1² ओमेगा स्क्वायर, इसका मिला हाफ m2 r2² ओमेगा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हाफ mn rn² ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे सब में से हाफ कॉमन निकल जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, m1 r1² m2 r2² और mn rn²। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना इस इक्वेशन से, देखो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, v होती है लीनियर वेलोसिटी। देखो ये हम लोग रोटेशन का निकाल रहे हैं, और ये ट्रांसलेशन लगा लीनियर मोशन जो होता है। अब यहां पर देखो ओमेगा v से रिप्लेस हुआ, वेलोसिटी वेलोसिटी से रिप्लेस हुई, ये लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी है। मास क्या होता है, मास कैसी प्रॉपर्टी, इनर्शिया प्रॉपर्टी है ना, तो इनर्शिया किससे रिप्लेस होगा, इनर्शिया, तो इसमें इनर्शिया का काम ये करेगा, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, आई बोलते हैं ना इसको, यहां पर समझा, आई का फॉर्मूला यही क्यों। सो यहां से पता चलता है आई का फॉर्मूला क्या है, सो वेर आई इज इक्वल टू
m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर डॉट डॉट mnrn स्क्वायर। समझा? कहां से वो आई का फॉर्मूला आया? यहां से आया था। तो देखो इसके अंदर मार्क्स कैसे मिलेंगे? डायग्राम पे मिलता है हाफ मार्क्स, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर यहां पर हाफ मिलेगा, इस पे हाफ मिलेगा और इस पे हाफ मिलेगा। टोटल हो गया आपके 1.5 2.5। तो इस पे हो सकता है कि आपको हाफ इधर मिल जाए, मतलब हाफ मार्क्स डायग्राम, हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन, हाफ मार्क्स इधर, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स। इस पे भी अगर मान लो आपने डायरेक्ट आई लिख दिया और ये नहीं बताया तो भी आपका हाफ मार्क्स चले जाएगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। अगर आपको लीनियर का फॉर्मूला याद है तो आपको रिप्लेस करके रोटेशनल का बन जाएगा। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर था, एम रिप्लेस हो गया आई से, वी रिप्लेस हो गया ओमेगा से, दैट्स इट। ओके, सो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय। थैंक यू सो मच।